पर आते हैं कि इन फर्जी टेस्ट से घोटाला कैसे हुआ। यह तो आपने देख लिया, फोन नंबर फर्जी हैं। आरोप है कि यह फर्जी टेस्ट 2 प्राइवेट लैब्स द्वारा किए जा रहे थे और इन दोनों प्राइवेट लैब्स को यह टेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से मिला था। इनमें एक लैब का नाम है एजिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और यह वही प्राइवेट लैब है जिससे पहले SRL डायग्नोस्टिक्स कहा जाता था, SRL। लेकिन पिछले साल इसका नाम बदल दिया गया और यह एक बहुत बड़े हेल्थ केयर ग्रुप की कंपनी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने इस प्राइवेट लैब के साथ अक्टूबर 2021 में एक MOU साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत यह लैब दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के छात्रों को ट्रेनिंग दे रही है। यानी ये उनको ट्रेन भी करेगी। मोहल्ला क्लिनिक्स में टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी लैब को, इसी कंपनी को मिलता है सरकार से और बाकी क्षेत्रों में लोगों को ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को मिलता है। यानी सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे मिल रहा है। दूसरी लैब का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड और आरोप है कि इस प्राइवेट लैब के डेटा में भी काफी गड़बड़ी पाई गई और इस घोटाले में इस कंपनी की भी मिलीभगत साबित होती है। संक्षेप में कहें तो घोटाला यह है कि फर्जी मरीज दिखाकर मोहल्ला क्लिनिक्स के जरिए कुछ प्राइवेट लैब्स फर्जी टेस्ट कर रहे थे और इन फर्जी टेस्ट के लिए सरकार से उन्हें पैसा मिल रहा था और यह भुगतान ही असल में एक घोटाला है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, मरीज फर्जी हैं, उनका फोन नंबर भी फर्जी है, टेस्ट भी फर्जी है, लेकिन जो भुगतान हो रहा है वो असली है। नोट असली हैं, पैसा असली है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा किसके पास जा रहा था। अब आपको यह बताते हैं कि इस घोटाले के बारे में पता कैसे चला। लगभग सभी विभागों में सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होती है और क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक्स भी दिल्ली में सरकार की एक विशेष स्कीम के तहत खोले गए थे, इसलिए इस योजना का असेसमेंट करने के लिए भी, यानी इसका आकलन करने के लिए पिछले साल फरवरी के महीने में एक स्टडी हुई और यह स्टडी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई। इस स्टडी में स्वास्थ्य विभाग ने यह माना कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में मेडिकल टेस्ट के दौरान गड़बड़ी हो रही है जिसे रोका जाना चाहिए। लेकिन जब सितंबर 2023 तक इस रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और इस दौरान यह पता चला कि दिल्ली के ही कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में कुछ डॉक्टर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी फेक अटेंडेंस लगा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? असल में डॉक्टरों को मोहल्ला क्लिनिक में जाकर जब वो अपनी नौकरी पर रिपोर्ट करते हैं, ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं, तो अपना एक वीडियो बनाना होता है। तो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, ये ड्यूटी पर आते ही नहीं थे और पहले से ही उस मोहल्ला क्लिनिक से अपने फोन पर, मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते थे और अपनी फर्जी अटेंडेंस लगा रहे थे। ये आते ही नहीं थे क्लिनिक्स में। असल में मोहल्ला क्लिनिक्स में ये डॉक्टर इन्होंने आना बंद कर रखा था। तो खुद दिल्ली सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की थी और इस मामले में एक FIR भी दर्ज हुई थी। इस FIR के बाद ही स्वास्थ्य विभाग को 7 मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच में पता चला कि मरीजों के फर्जी टेस्ट किए जा रहे हैं और जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच का आदेश दिया और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बातें सही पाई, तो उसके बाद अब उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस पूरे घोटाले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की है। हालांकि दिल्ली सरकार ने घोटाले के इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है और कहा है कि इस घोटाले के पीछे, इस आरोप के पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है। तो अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में विपश्यना करके आए हैं पंजाब के होशियारपुर से और आपने देखा होगा आज उनके चेहरे पर बहुत ताजगी भी दिखाई दे रही है, आज वो बहुत शांत भी दिखाई दे रहे हैं और विपश्यना का जो असर है वो उनके चेहरे पर और उनकी वाणी में, दोनों में दिखाई दे रहा है। ये घोटाला कितना सही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात आज आप सबको जरूर सोचनी चाहिए, पूरा देश सोचेगा भी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि दिल्ली में खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक के बाद एक नए नए घोटाले हो रहे हैं और जो केजरीवाल एक जमाने में आरोपों को ऐसे पेश करते थे कि वो जो भी कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, वही केजरीवाल अब आरोपों को आरोप तक नहीं मानते, सही मानते ही नहीं है और इन्हें पहले दिन से ही सिरे से खारिज कर देते हैं। जबकि सच्चाई है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया 11 महीनों से जेल में है
और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगभग 3 महीनों से जेल में हैं और अदालतों में उनकी जमानत याचिकाएं एक नहीं बल्कि कई कई बार खारिज हो चुकी हैं। यानी अदालतों ने भी इन दोनों को ही अभी तक जमानत नहीं दी है। कुछ तो कारण होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने आज तक इस बात का भी कभी जवाब नहीं दिया कि वो जहां पहले मुख्यमंत्री बनने पर बड़े बड़े सरकारी बंगले में रहने से इनकार करते थे, जब वो कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, उन्होंने ही अपने सरकारी बंगले को शीश महल में बदल दिया और उसमें करोड़ों रुपए के पर्दे और विदेशों से लाए गए पत्थर और टाइल्स लगाए। ये उन्हीं के घर की तस्वीर है जो उन्होंने अपना नया घर बनवाया है। अब हम आपको बिहार के अस्पतालों का हाल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने लोगों से पूछा है कि वो बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, इसलिए मंदिरों की बजाय अस्पताल बनने चाहिए। लेकिन यह बयान देने से पहले शायद तेजस्वी यादव ने अपने ही राज्य के अस्पतालों का बुरा हाल नहीं देखा। इसलिए आज हम तेजस्वी यादव को यह दिखाना चाहते हैं कि बिहार के अस्पताल कैसे राम भरोसे ही चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप तेजस्वी यादव का यह बयान सुनिए। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं पाते कि जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से भी माफ कर दिए, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवा ले आए। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती। तेजस्वी यादव कहने को तो सिर्फ 34 साल के हैं, लेकिन वो इतनी कम उम्र में ही एक बहुत मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी बन चुके हैं। वो अब राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और बिहार के सबसे तेज तर्रार नेताओं में उनके नाम को शामिल किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जब जब वो राम मंदिर के खिलाफ बयान देंगे तब तब उनके वोटर का एक खास वर्ग खुश होता है। राम मंदिर की आलोचना करने से एक खास वर्ग खुश होता है और खुश होकर वो तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट देता है। इसलिए ये उनकी मजबूरी भी है और उनकी नजर अपने वोट बैंक पर भी है और वो वोट बैंक काफी बड़ा है, इसलिए वो अपना पहले सोचेंगे, भगवान राम का बाद में सोचेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि मंदिर से ज्यादा जरूरी है अस्पताल। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर वो अस्पतालों को इतना ही जरूरी मानते हैं तो उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बदलने के लिए, बिहार के अस्पतालों की बुरी स्थिति को ठीक करने के लिए आज तक कभी भी कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया? जबकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वो खुद हैं और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद इसलिए मिला क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बुरी स्थिति बिहार में है और बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां बहुत सारे लोग इलाज न मिलने की वजह से अस्पतालों में ही अपना दम तोड़ देते हैं और बिहार के लगभग सभी सरकारी अस्पताल आज राम भरोसे चल रहे हैं, यानी यहां भी राम भरोसे ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा झोला छाप डॉक्टर बिहार में है, क्योंकि बिहार में असली डॉक्टरों की भारी कमी है। बिहार में 22,000 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वर्ष 2022 में CAG की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि वर्ष 2009 के बाद से बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या को बढ़ाया नहीं गया है और इसकी जगह
5 जिला अस्पतालों में 52 से 92% तक बेड्स बढ़े नहीं हैं, कम हो गए हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बिहार के बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट की सुविधा तक नहीं है और बिहार के 38 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां वैध ब्लड बैंक नहीं है। इसके अलावा जिन जिलों में ब्लड बैंक है भी, वहां रक्तदान से पहले होने वाले टेस्ट करने की सुविधाएं नहीं है। और बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में तब इतना पिछड़ा हुआ है जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री खुद ही तेजस्वी यादव है। यानी तेजस्वी यादव के राज में बिहार में अस्पतालों का इतना बुरा हाल है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मंदिरों की बजाय अस्पताल बनाने चाहिए। और तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि लोगों को मंदिर चाहिए या अस्पताल, तब वो लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि जो अस्पताल अभी बिहार में है उनकी स्थिति को बदलने से उन्हें किसने रोका है? उन्होंने इस स्थिति को बदला क्यों नहीं? वो बदल सकते हैं। अब तो सरकार भी उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, यानी नीतीश कुमार भी उन्हीं के हैं और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार में उनकी पार्टी पार्टनर है और वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो सुधार लें। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश में मंदिर और अस्पताल की बात करने वाले विपक्षी नेता कभी मस्जिद और अस्पताल की बात नहीं करते। आपने ये तो सुना है बार बार बात बात पर, खासतौर पर जब भी राम मंदिर का जिक्र आता है तो विपक्ष के नेता क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमें मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल चाहिए, हमें मंदिर नहीं बल्कि स्कूल चाहिए। इन लोगों को कहिए मंदिर पर ध्यान ना दें बल्कि उसकी जगह स्कूल बनाने चाहिए, उसकी जगह अस्पताल बनाने चाहिए, तो सबका भला होगा, ये कहा जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है किसी भी एक नेता को यह कहते हुए कि मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद नहीं बननी चाहिए तो अस्पताल बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बननी चाहिए उसकी जगह स्कूल बनना चाहिए? क्या आपने कभी सुना है? आपने ये तो जरूर सुन लिया होगा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह स्कूल या अस्पताल बनना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए, उसकी जगह स्कूल या अस्पताल बनना चाहिए? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो फिर उन्हें चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए इस तरह की बात कोई नहीं करता। आप खुद भी सोचकर देखिएगा। और इस राजनीति का ही नतीजा है, इस तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा है कि हमारे देश में जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके बलिदान का इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हर रोज हर पल अपमान हुआ और इन दिवंगत कार सेवकों के परिवारों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इन्हीं में से एक कार सेवक का नाम था राजेंद्र धरकार, जिन्होंने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में। कोलकाता के कोठारी बंधुओं और अयोध्या के वासुदेव गुप्ता की तरह राजेंद्र धरकार भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर अपने माता पिता से यही कहते थे कि भगवान राम उनके सीने में बसे हुए हैं, उनके सीने में रहते हैं। 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम के लिए हजारों कार सेवक इकट्ठा हुए थे, तब उनमें अयोध्या के राजेंद्र धरकार भी शामिल थे। राजेंद्र धरकार का घर अयोध्या में राम जन्मभूमि से सिर्फ 500 मीटर दूर था और 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवा चल रही थी, तब उन्होंने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। 16 वर्ष के राजेंद्र धरकार को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या को एक छावनी में तब्दील कर दिया है और अगर वो कार सेवा में शामिल हुए तो पुलिस गोलियां चलाएगी और उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवा करने का फैसला किया और वो बाकी कार सेवकों के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उनके छोटे भाई रविंद्र धरकार भी कार सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र धरकार ने उनसे कहा कि अगर वो भी कार सेवा में गए तो उनके माता पिता के साथ कौन रहेगा। और ये बात सुनकर उनके छोटे भाई उस दिन घर पर रुक गए। लेकिन इसके बाद उन्हें खबर मिली कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिनमें उनके बड़े भाई राजेंद्र धरकार की मृत्यु हो गई। राजेंद्र धरकार के परिवार के लोग बताते हैं कि उस दिन खून से लथपथ कार सेवकों के शव अस्पताल में नीचे फर्श पर रखे हुए थे और इन्हीं में से एक शव राजेंद्र धरकार का भी था, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने सिर पर गोली खाई थी।
लेकिन इस देश में मुस्लिम वोटों की राजनीति की वजह से 16 वर्ष की उम्र में अपनी जान देने वाले राजेंद्र धारकर को न कभी उचित सम्मान मिला और उनके परिवार को भी हाशिए पर धकेल दिया गया। और आज जब हमारी टीम अयोध्या में उनके घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार अब भी जर्जर हो चुके एक छोटे से मकान में गरीबी के बीच जी रहा है। लेकिन इस गरीबी के साथ उनके परिवार के लोगों में यह संतोष भी है कि जिस संकल्प के लिए राजेंद्र धरकार ने इतनी कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो संकल्प राम मंदिर के उद्घाटन के साथ 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसलिए अब आप अयोध्या में एक और दिवंगत कार सेवक के घर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे और इस विश्लेषण को दिखाने से पहले मैं आपको अपना ये मोबाइल फोन दिखाना चाहता हूं। जब आप ये मोबाइल फोन देखते हैं मेरे हाथ में तो आपके मन में क्या विचार आता है? आप इस फोन को देखकर क्या सोचते हैं? ये फोन क्या है? क्या आपको ये एक हथियार की तरह दिखता है? इस फोन का आविष्कार कम्युनिकेशन के लिए यानी संचार के माध्यम के तौर पर हुआ था, ताकि आप किसी से भी फोन पर बात कर सकें, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें, मेल्स का इस्तेमाल कर सकें। यानी कुल मिलाकर ये एक संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का डिवाइस है। क्या कभी आपने सोचा था कि अब ये अपराध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है? अब यही मोबाइल फोन चोरी, डकैती और लूट का सबसे बड़ा हथियार है। यह उतना ही खतरनाक है जितना चाकू, छुरी या बंदूक। अब आपको लूटने के लिए चाकू, छुरी या बंदूक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ यह मोबाइल फोन ही काफी है। और अब इस मोबाइल फोन ने एक गन का रूप ले लिया है, जिसके जरिए भारत के लोगों से हर साल हजारों करोड़ों रुपए की ठगी और लूट हो रही है और भारत में साइबर क्राइम की बाढ़ आ गई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत में पिछले 3 वर्षों में साइबर अपराध की घटनाओं में लोगों के साथ 10,319 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर दिन लोगों को साइबर अपराधों की वजह से लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और यह नुकसान चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में होने वाले नुकसान से जो है ज्यादा है। तो अब आप सोचिए, 3 वर्षों में साइबर क्राइम के जरिए, साइबर फ्रॉड के जरिए 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों से लूट लिए गए हैं। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2022 में हमारे देश में डकैती, लूट और चोरी की 7,90,000 घटनाएं हुई थी। याद रखिएगा, 7,90,000 घटनाएं चोरी, लूट और डकैती, जिसे आप पुराने जमाने की डकैती कहते हैं। लेकिन इसकी तुलना में वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 9,66,000 मामले और इस साल यानी पिछले साल 2023 में 15,56,000 मामले दर्ज हुए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, डकैती, लूट, सेंधमारी और चोरी के कुल मिलाकर हमारे देश में लगभग 7,90,000 मामले हैं और साइबर फ्रॉड के 15.5 लाख मामले हैं, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि अब आपका मोबाइल फोन ही चोरी, डकैती और लूट का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से आज समझिए। भारत में साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हर दिन 45 से 50,000 कॉल साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज कराने के लिए की जाती हैं। और पिछले महीने तो 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया था कि उनके साथ मोबाइल फोन पर साइबर ठगी हो चुकी है। वो मोबाइल नंबर है 1930, साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। वैसे भी आप नोट कर लीजिए, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े। लेकिन इस नंबर पर हर दिन 40 से 50,000 शिकायतें आ रही हैं कि लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए ही लोगों के पैसे लूट लिए। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं। और हमारे देश में हर 1 लाख लोगों पर साइबर अपराध के 129 मामले दर्ज हो रहे हैं। ये सिर्फ वो हैं जो दर्ज हो रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा ऐसे मामले होंगे जो दर्ज नहीं हो रहे, जिन्हें पता ही नहीं है कि कहां जाना है। और इनमें भी हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्य साइबर अपराध से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा भारत में साइबर अपराध की 66,000 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है। और साइबर अपराध को रोकने के लिए लगभग 3 लाख सिम कार्ड, 2,810 वेबसाइट्स, 595 मोबाइल ऐप्स अब तक ब्लॉक किए जा चुके हैं।
लेकिन इस सब के बावजूद, ये सब करने के बाद भी साइबर अपराधों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, लगभग 3 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि 12वीं कक्षा में फेल होने वाले लड़के जो स्कूल कॉलेज में 12वीं कक्षा 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाए, ऐसे कम पढ़े लिखे लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े सरकारी अफसरों को फोन पर ठगने में कामयाब हो रहे हैं। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है वो साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, और ठगने वाले लोग ऐसे हैं जो कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है। भारत के जिन शहरों में सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं उनमें हरियाणा का मेवात पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड का जमताड़ा और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु शहर है। ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं जहां से ये अपराध किए जा रहे हैं। भारत में साइबर अपराध के जरिए सबसे ज्यादा धोखाधड़ी पार्ट टाइम जॉब्स और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के नाम पर होती है। इसके बाद इलीगल लैंडिंग एप्स यानी घर बैठे लोन देने पर लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। फिर कस्टमर केयर नंबर के जरिए